नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण और हिंदी लिपि के मानक स्वरूप की बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं देवनागरी लिपि के स्वरूप, विशेषताओं और देवनागरी लिपि किन-किन भाषाओं में लिखी जाती है, किन-किन भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और साथ ही देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास आदि पर एक वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया जा चुका है। तो इस अध्ययन के पश्चात कुछ छात्र छात्राओं की जिज्ञासा थी कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर एक वीडियो बनाया जाए। यदि हम विस्तार पूर्वक देवनागरी लिपि की बात करें तो इसके अंतर्गत छोटे छोटे कई तथ्यों का हमें अध्ययन करना होता है। तो इसी जिज्ञासा हेतु आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं देवनागरी लिपि के मानकीकरण का अध्ययन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस देवनागरी लिपि का मानकीकरण करता कौन है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है जो देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का कार्य देश के प्रतिष्ठित विद्वानों और भाषाविदों, हिंदी सेवी संस्थानों, राज्य सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करके प्रारंभ किया गया। तो हिंदी केंद्रीय निदेशालय ने ये कार्य जो है इन सभी लोगों से विचार विमर्श करके प्रारंभ किया तथा इसके अंतर्गत प्रथमतः यानी कि सर्वप्रथम जो प्रयास हुआ वो 1967 में हुआ और उस समय एक हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई। उसके बाद फिर वर्ष 1983 में इस पुस्तिका को संशोधित और परिवर्धित किया गया और इसका जो परिवर्धित संस्करण निकला उसका नाम था देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। इस नाम से ये 1883 में एक पुस्तिका प्रकाशित होती है और उसके बाद जो है इसका एक नियम, एक मानक स्वरूप जो है इसका शुरू होता है। तो इसके बाद जो बात करते हैं, इस जो मानक स्वरूप बनाया गया, जो देवनागरी लिपि का जो एक मानकीकरण शुरू हुआ, इस कार्य शुरू हुआ 1967 में, तो इसका मुख्य आधार क्या था? तो जो हमारा 1967 में जो मानकीकरण देवनागरी लिपि का हुआ तो उसका मुख्य आधार जो था वो प्रयोक्ता और टंकण यंत्र अर्थात कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर आधारित था। और इसका जो देवनागरी लिपि के प्रयोग क्षेत्र में है उन जगहों पर देवनागरी लिपि का कैसे प्रयोग किया जाए, क्योंकि नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानकीकरण को पुनः संशोधित और परिवर्धित करने की आवश्यकता महसूस हुई। कंप्यूटर में उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर तथा फ़ॉन्टों के कारण हिंदी भाषा को कार्य करने की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं के समाधान के लिए यूनिकोड तैयार किया गया। साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जा सके, इसके लिए विकसित परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला में पहले कुछ ही भाषाओं के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए थे। अद्यतन स्थिति के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और तदनुसार ही जिन भाषाओं के लिए विशेष चिन्ह उपलब्ध नहीं हैं उन्हें विकसित करने का कार्य किया गया। कुल मिलाकर देवनागरी लिपि को एक ऐसी विकसित लिपि बनाने का प्रयास किया गया जिससे कि जो विभिन्न भाषाओं को जिसमें लिखा जा सके। यहाँ पर हम बात ज़्यादातर हिंदी की इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की जो राजभाषा है अधिकतर राज्यों में जो प्रयुक्त की जाती है वो हिंदी की जाती है और जो अन्य जो अनुसूची में अन्य भाषाएं हैं कहीं कहीं पर उनका प्रयोग किया जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। तो इसलिए हिंदी को हम देवनागरी लिपि के साथ जोड़ करके लेते हैं, यानी कि हम जब देवनागरी लिपि का मानकीकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे हिंदी वर्तनी का मानकीकरण भी जो है इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक वर्णमाला तैयार की गई देवनागरी लिपि की, जिसमें कि संस्कृत, नेपाली, बांग्ला और भी अन्य भाषाएं जो हैं जो इसमें लिखी जा सकती है उनके लिए भी विशेष चिन्ह जो है तैयार किए गए। देवनागरी लिपि के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं मानक हिंदी वर्णमाला के
वर्णमाला तथा अंकों की। तो मानक हिंदी वर्णमाला आप लोगों को पता ही है, इसमें कि स्वर हैं आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में जो री भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो इसमें मूल व्यंजन है मानक हिंदी वर्णमाला में, वो हमारे क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श और ह। तो ये हमारे व्यंजन हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो ड और ढ है जिसमें नीचे बिंदा लगा होता है, तो ये भी जो है, ये जो हिंदी की स्वीकृत ध्वनियाँ हैं, इनका भी प्रयोग जो है इन्हीं के अनुसार किया जाता है। इसी तरह वर्णमाला में 11 स्वर, 35 व्यंजन हैं और कुछ संयुक्त व्यंजन है, जैसे श है, क और श से मिलकर के बना हुआ है, त्र जो है त और र से मिलकर के बना है, ज्ञ जो है ज और य से मिलके बना है, और श्र जो है स और र से मिलकर के बना हुआ है। तो ये तो जो है देवनागरी लिपि जो है उस के अंतर्गत जो हिंदी है उसकी मानक वर्णमाला और अंक है। इसी तरह हम जो अलग अलग भाषाओं के संस्कृत की वर्णमाला और उसके अंक देखते हैं, नेपाली की वर्णमाला और उसके अंक देखते हैं, संस्कृत की वर्णमाला और उसके अंक देखते हैं, तो ये बहुत विस्तार पूर्वक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ हिंदी को लिया है ताकि आप लोगों को देवनागरी लिपि और हिंदी वर्णमाला जो है दोनों को आप भली भांति समझ सको, और इसी के अनुरूप जो है अन्य भाषाओं का भी हम जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत या देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप के अंतर्गत बात करते हैं। तो हिंदी अंकों की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका मतलब यही है कि जो अंकों में जो है हिंदी में देवनागरी अंक और जो है आपके जो हिंदी के अंक जो हैं वो दोनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा महत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय अंकों को दिया गया है। स्क्रीन पर आपको दोनों ही प्रकार के अंक दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि आपका जो है एक अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है और दूसरा देवनागरी रूप है। अब अगर 12 खड़ी की बात करें तो 12 खड़ी जो है इसी के मानकीकरण के अंतर्गत आती है, और एक 12 खड़ी संबंधी जो इनका नियम है, तो 12 खड़ी जो है हमारे उसमें क ख ग घ की 12 खड़ी है, अंगों की नहीं है। च छ ज झ की 12 खड़ी है, लेकिन य की 12 खड़ी नहीं है। ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व स श श ह, इन सब की 12 खड़ी है, लेकिन त्र और ज्ञ की 12 खड़ी नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे ड और ढ है, जिसमें कि नीचे से बिंदा लगा हुआ होता है, जो कि हिंदी की स्वीकृत ध्वनियाँ हैं, उनकी 12 खड़ी भी ठीक है, ड और ढ के अनुरूप ही प्रचलित है। जैसी मात्राएं उसमें क, का, की करके प्रचलित है, वैसी ही ये मात्राएं भी प्रचलित है। तो बस ये है कि आपके अण, य, त्र और ज्ञ की 12 खड़ियाँ नहीं है, बाकी सबकी 12 खड़ी जो है देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप के अंतर्गत आती है। व्यंजनों के साथ री का संयोग होने पर री के निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, री का जब व्यंजनों के साथ संयोग होता है तो कैसे शब्द निर्माण किए जाते हैं, इसका स्पष्ट जो है एक मानक स्वरूप दिया गया है। जैसे कृपा, ग्रह, घृणा, तृप्ति, पृष्ठ, मृत, इस तरीके से जो है री जब आता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। री की मात्रा जो है नीचे लगी होती है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के अंतर्गत ही हम हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की भी बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, और इसी का अध्ययन हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, और
इसके अलावा कोई प्रश्न अगर आपके मानकीकरण से संबंधित हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसका समाधान करने की मैं कोशिश करूँगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।